Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि वाक्य। भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य यानी कि हम किस तरह से वो जो सेंटेंसेस हैं इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक पार्ट जो सेंटेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज द सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, यानी कि ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। इसमें दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट जिसे हम विधेय भी कहते हैं। और दोस्तों, एक सेंटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, या तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा अगर क्वेश्चन वाला पर्सन है, तो क्वेश्चन मार्क पर, और इंटरजेक्शन है यानी कि या फिर एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क पर समाप्त होता है, जिन्हें हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्लोज की। देखो दोस्तों, एक सेंटेंस ऑलवेज बी ए क्लोज, बट ए क्लोज कांट बी ए सेंटेंस ऑलवेज। मतलब एक सेंटेंस हम उसे क्लोज कह सकते हैं, लेकिन एक क्लोज को हर बार एक सेंटेंस नहीं कह सकते। देखो दोस्तों, क्लोज एक को उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो सकती हैं। लेकिन एक सेंटेंस हमेशा एक क्लोज होता है, जबकि क्लोज हमेशा एक सेंटेंस नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, एक प्रॉपर सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जबकि क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो ये क्लोज हो गया। लेकिन कई बार क्लोज किसी छोटे उपवाक्य की तौर पर, जैसे कि दैट इज माई फ्रेंड, इस तरह से कंजंक्शन लगा के एक वाक्य बोल दिया जाता है जो किसी दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो ऐसे वाक्य जो दूसरे क्लोज यानी कि जो जो हमारा सेंटेंस है उसके ऊपर निर्भर हों, तो वे क्लोज डिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। और एक सेंटेंस हमेशा एक इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है, क्योंकि एक सेंटेंस में खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब, खुद का ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। लेकिन एक क्लोज वह उपवाक्य होता है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लोज यानी कि सेंटेंस क्लोज या कह सकते हैं या मेन क्लोज की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्लोज कहते हैं। टाइप ऑफ क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज ये मैंने बता दिया दोस्तों, डिपेंडेंट क्लोज ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेज की। देखो दोस्तों, सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। फ्रेज में क्या क्या हो सकता है उससे पहले क्लोज में मत देखते हैं। क्लोज में क्या क्या हो सकता है? खुद की वर्ब, खुद का सब्जेक्ट, पर वो पूरा अर्थ व्यक्त नहीं करता। इसी तरह फ्रेज में क्या होता है दोस्तों? इसमें न तो वर्ब होती है इसकी खुद की, न इसकी खुद का सब्जेक्ट होता है। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है जिनको रेंडमली रखकर एक वाक्यांश बनाया जाता है, यानी कि वाक्य का अंश, यानी कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ऐसे फ्रेजेस जैसे कि जिनमें डेटर्मिनर, कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि लगाकर एक वाक्यांश बना दिया जाए, यानी कि एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बना दिया जाए, तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे कि ए ब्यूटीफुल गार्डन, वेरी क्विकली इत्यादि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें हम फ्रेज कहते हैं। अब फ्रेज किस किस प्रकार की होती है वो देखते हैं दोस्तों। नाउन फ्रेज, अगर कोई फ्रेज किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रही है
तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी। जैसे कि द ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग, यहाँ पर द ब्यूटीफुल गर्ल पूरी की पूरी एक फ्रेज है जो एक सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रही है, यानी कि जो सब्जेक्ट है हमारा उसको पूरा कर रही है, यानी कि एक नाउन को दिखा रही है। आई सो ए बिग एलिफेंट, ए बिग एलिफेंट किसको दिखा रहा है दोस्तों? नाउन फ्रेज को। देखो दोस्तों, कोई भी नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट हो सकती है, या ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकती है। पहले वाक्य में ये एज ए सब्जेक्ट प्रयुक्त हुई, दूसरे वाक्य में ये एज एन ऑब्जेक्ट आई। आगे है दोस्तों वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज कहने का मतलब, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है, तो दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। आगे है दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर कोई फ्रेज किसी प्रीपोजिशन से शुरू होती है तो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। यह ज़्यादातर समय, स्थान, दिशा इत्यादि की जानकारी देती है। यानी कि कहने का मतलब, कई बार ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, कई बार ये एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, कई बार ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन होती है, या फिर सिंपली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये हर बार किसी एडवर्ब का काम करे, लेकिन अगर ये एडवर्ब का काम करती है तो हम इसे एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर। कहाँ का आंसर दिया? यानी कि स्थान, कहाँ। तो ऑन द टेबल क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ पर अंडर द ट्री पूरी की पूरी एक फ्रेज हो गई, जो कि अंडर प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है। तो इसमें इसका अंश क्या निकलेगा? सी इज सिटिंग वेयर? अंडर द ट्री, यानी कि किसी प्लेस को दिखा रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडजेक्टिव फ्रेज। अगर कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जैसे कि द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, लड़की जो लंबे बालों वाली, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कौन हुआ? द गर्ल ऑफ लॉन्ग हेयर, यानी कि लड़की की क्या विशेषता बताई गई? विद लॉन्ग हेयर, लंबे बालों के साथ। तो गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है? विद लॉन्ग हेयर, जो कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। विद एक प्रीपोजिशन है, और लॉन्ग हेयर, लॉन्ग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और हेयर यहाँ पे एक नाउन है। द बॉय इज इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, यहाँ पर द बॉय की विशेषता बता रहा है इन द ब्लू शर्ट, जो कि एक प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है। इन द ब्लू, ब्लू क्या है? एडजेक्टिव, जो किसकी विशेषता बता रहा है? शर्ट की। अगला है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज। इसके बारे में तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि ही रन वेरी फास्ट, वेरी फास्ट यहाँ पर पूरी की पूरी एक फ्रेज बन गई, जो किसकी विशेषता दिखा रही है? रन की। सी इज कमिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग ये क्या है दोस्तों? फ्रेज है जो इन प्रीपोजिशन से शुरू हो रही है। और इवनिंग क्या है? किसी समय को बताना, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ऊपर क्या था? वेरी फास्ट, जो कि तरीका बता रही थी दौड़ने का, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, एक अल्टीमेट सेंटेंस स्ट्रक्चर किसे कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज केयरफुली राइटिंग द आंसर इन द नोटबुक बिकॉज ही वांट्स टू पास। चलिए दोस्तों, इसको पूरे को हम तोड़ तोड़ कर समझते हैं। देखिए दोस्तों, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, डिटरमिनर, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं,
और इस सेंटेंस की मेन वर्ब भी कह सकते हैं। केयरफुली क्या है? एक एडवर्ब। राइटिंग क्या है? वर्ब। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है, उसकी जो मेन वर्ब है वो क्या है? राइटिंग। द आंसर, डिटरमिनर और नाउन, तो दोनों मिलके क्या बन गए? ऑब्जेक्ट। इन द नोटबुक, इन क्या है? प्रीपोजिशन। द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। नोटबुक क्या है? नाउन। तो ये एक फ्रेज बन गई जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। बिकॉज ही वांट टू पास, बिकॉज क्या है? एक कंजंक्शन। ही क्या है? एक प्रोनाउन। वांट्स क्या है? एक मेन वर्ब। टू पास क्या है? एक इन्फिनेटिव। अब देखो, इसके सारे के मुख्य भाग अलग अलग बता दिए। द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस के क्या क्या भाग होते हैं? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता कौन होता है? कि जो हमारा कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? सब्जेक्ट के द्वारा। यानी कि जो वर्ब वर्ब क्रिया होती है सेंटेंस की, वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? सब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कि इस ऊपर वाले सेंटेंस में, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन। पूरी की पूरी फ्रेज क्या बता रही है? एक मेन नाउन को। तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब में दो हिस्से होते हैं दोस्तों। कई कई बार एक एक भी होता है, कई बार दोनों होते हैं। तो जो आपकी वर्ब होती है वो दो पार्ट से बनती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगला है दोस्तों एडवर्ब। देखो दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई फ्रेज या कोई सिंगल वर्ड एज ए एडवर्ब काम करता है तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं, और अगर वो फ्रेज में है तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और कई कई बार सिंगल वर्ड्स भी होता है। तो ये क्या बताता है? क्या या किसको, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका रिसीवर कौन है, तो उस रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज, एक प्रीपोजिशन से शुरू होता है, समय, स्थान, दिशा या संबंध के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं ऊपर। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जैसे कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी कि आपका जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो एक्चुअली में एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाक्य होता है। अगर वो कोई वाक्य सकारात्मक अर्थ देता है तो वो पॉजिटिव, यानी कि उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर कोई नकारात्मक अर्थ देता है तो उसे हम नेगेटिव वाक्य कहते हैं। तो असर्टिव वाक्य और डिक्लेरेटिव वाक्य क्या हुए? ऐसे वाक्य या तो वो अफर्मेटिव हो या वो नेगेटिव हो, तो उन्हें हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है किसी वाक्य से कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, तुम वहाँ क्यों गए, तुम वहाँ से क्यों आए, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इन सभी में हमें आंसर करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के माने जाते हैं। एक वे वाक्य जिनसे आंसर हाँ या ना में निकले, दूसरा जिनसे हम कोई इंफॉर्मेशन दें। जैसे कि आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, तो इसका आंसर हाँ या ना में निकलेगा। हाँ मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आ रहा। दूसरा है दोस्तों, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन पिलानी, आई हैव गिवन एन इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, इस तरीके से इंटरोगेटिव दो प्रकार के हुए। एक जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, दूसरे जो डब्ल्यू एच वर्ड से चालू होते हैं। और ये भी इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सिंपल हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं
और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि क्या आपने खाना नहीं खाया, क्या आप तेज दौड़े, अरे तुमने नाश्ता क्यों किया। तो इस तरीके से दोस्तों। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? आपके आज्ञा सूचक वाक्य जिससे किसी आदेश, अनुरोध, सलाह या निर्देश का पता चले, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी कमांड, अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट इत्यादि का पता चले, तो उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी फीलिंग का पता चले। फीलिंग वो खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, आश्चर्य की हो सकती है, या उत्साह व्यक्त करने की हो सकती है। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है। देखो दोस्तों इसमें कितना खुशी से आंसर दिया। ओ नो, आई लॉस्ट माई फोन, अरे नहीं मेरा फोन खो गया। इसमें थोड़ा सा दुख के साथ दिया। तो सिंपल कह सकते हैं ऐसे वाक्य जिनसे भावों यानी कि इमोशन का पता चले, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, गुड लक। इस तरह के वाक्य जिनसे किसी इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या कामना के बारे में पता चले, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।